नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट आज पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और इस बजट को लेकर के जहां एक तरफ मोदी सरकार इस बजट को बड़ा बेहतरीन और शानदार बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसको लेकर के सवाल उठा रहा है। और ऐसे ही सवालों के बीच हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। और सबसे पहले इसी सवाल के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं सर, आज के बजट को लेकर के क्या प्रतिक्रिया आपकी, आपको क्या लगता है राजस्थान के लिहाज से, देश के लिहाज से आज का बजट कैसा? देखिए, भारत की माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो आज एक अंतरिम बजट लोकसभा के पटल पर रखा। सामान्य व्यवस्था कि चुनाव से पहले अंतरिम बजट वोट ऑन अकाउंट के नाम से आता है और उसके बाद में सरकार चुने जाने के बाद में नई सरकार अपना बजट इस साल का बजट जो है करंट ईयर का बजट लोकसभा में एक बार फिर रख करके पारित कराती है। लेकिन इस आज के अंतरिम बजट की विशेषता ये थी कि जो वित्त मंत्री जब ये बजट रख रही थी तब इतने आत्मविश्वास से लबरेज थी और उस आत्मविश्वास का आधार भी था माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस को देश को संबोधित करते हुए कहा था कि हम लौट करके फिर आएंगे और अगले साल मैं यहीं से खड़े होकर के आपसे बात करूंगा। ये जो आत्मविश्वास है, ये आत्मविश्वास निराधार नहीं है। यह आत्मविश्वास पिछले 10 साल में निरंतरता के साथ में एक स्पष्ट लक्ष्य को लेकर के एक सुनिश्चित मार्ग पर चलते हुए बिना मार्ग से 1% एक सही नियत के साथ में एक नए गवर्निंग प्रिंसिपल के साथ में जो सरकार ने काम किया है उसके आधार पर है, उससे सजित है, उससे अर्जित है। पिछले 10 वर्ष में जिस तरह से जो संकल्प 2014 में था कि हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी। सरकार का लक्ष्य होगा कि हम देश को जो है वो सशक्त, संपन्न, समृद्ध देश बनाएंगे। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग घर से सही जो है एनवायरनमेंट दे करके और अनेक अवसर, नए अवसर दे करके चाहता है। और इन सब पर सरकार जब खरी उतरी तब देश के हर तबके, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 वर्गों में बांटा है, महिला, युवा, किसान और गरीब, इन चारों का जब विश्वास सरकार पाने में कामयाब होती है तब सरकार आत्मविश्वास हुए ये कहती हैं कि अगली बार हम 3 महीने बाद चुनाव के बाद फिर से पूरा बजट लेकर के आएंगे। अच्छा, इसमें क्योंकि आप 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस बजट को आधार मान रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस बजट में कुछ भी खास नहीं, बहुत सारी उम्मीदें थी, उन सब पर पानी फिर गया। देखिए, जैसा मैंने कहा कि जब सरकार को अपनी नीति पर, अपने कार्यपद्धति पर विश्वास होता है तब उसको चुनाव के वर्ष में इस तरह के जो है घोषणाओं पर चुनाव जीता, इस तरह काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब देश की जनता का देश के सरकार पर और नेता पर भरोसा होता है कि नेता हमारे हित में काम कर रहा है, तब जब सरकार को इस तरह की फ्रीबीज लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और देश की सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भरोसा अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयासों से और जनता को पिछले 10 साल में डिलीवरी करके कि देश के 11 करोड़ लोगों तक पीने का पानी पहुंचाए, 10 करोड़ लोगों के घर तक गैस का चूल्हा पहुंचाए, 11 करोड़ लोगों के घर तक शौचालय पहुंचाए, 3 करोड़ गरीबों को आवास मिला है, 4 करोड़ गरीबों को बिजली मिली है। और देश की अर्थव्यवस्था जो है वो इस तरह से विकसित हुई है कि 10वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंची है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन की हमने कई सारे नए बेंचमार्क क्रिएट करती हैं। जब सरकार इस तरह से काम करती है, जब देश की सरकार देश को सुरक्षित करने, देश की जनता को सुरक्षित करने में पैंडेमिक में के समय में कामयाब होती है, तब देश की सरकार में और देश की जनता में दोनों में ये विश्वास सजित होता है कि हाँ, देश की सरकार के लिए काम कर रही है। और तब सरकार जो है इस आत्मविश्वास के साथ में इस तरह का बजट लाने में सफल होती है। अच्छा, इसमें आपने क्योंकि पानी की बात की है, जल शक्ति मंत्रालय आपके पास ही है, हाल ही में एक बड़ा MOU साइन हुआ और उस MOU के जरिए राजस्थान में एक जो बरसों समय तक
एक आस थी, एक उम्मीद थी कि पानी मिल सकेगा, उसका सपना अब जल्दी पूरा होने जा रहा है। आप इसको लेकर के खूब पहले तक सियासत होती रही, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है, इस एमओयू के जरिए राजस्थान की तस्वीर बदलने जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान के पूर्वी हिस्से के 13 जिले, जो अब नए जिलों के दृष्टिकोण से मैं देखूं तो लगभग राजस्थान की 40% आबादी इन हिस्से में रहती है। राजस्थान के इन 3 करोड़ लोगों के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, या मैं कहूं कि ये उनके जीवन रेखा, ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट होगी। ये बार बार मैंने कहा था, लेकिन पिछले 5 साल तक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जिस तरह से पिछली कांग्रेस नीति सरकार या अशोक गहलोत साहब की सरकार ने जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को सह उद्देश्य, विद इंटेंट, दैट इंटेंट में बी द इल इंटेंट, लेकिन विद इंटेंट जिस तरह से इसको लटकाने का, भटकाने का प्रयास किया, बार बार इसको रोकने के षड्यंत्र किए, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो राजनीतिक पाप गहलोत सरकार ने किया है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और अभी विधानसभा के सदन में मैं देख रहा था, विधानसभा की कार्रवाई के समय में, कि उनके जो फ्लोर पर लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने खुद ने भी स्वीकार किया कि हमने जो पाप किया उसकी सजा। अब जो है ये एमओयू दोनों सरकारों के बनने के बाद, मैंने कहा था कि दोनों जगह पर मैं विश्वास से कहता हूं कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, और बनने के साथ ही हम इस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बनने के मार्ग को सुनिश्चित करेंगे। आज दोनों राज्यों के बीच में जिस तरह से एमओयू हुआ है, इन्हें दोनों राज्यों के 13 जिले, या राजस्थान के मैं कहूं 20 जिलों के, लगभग 3 करोड़ आबादी राजस्थान की और लगभग 2.5 करोड़ आबादी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी चंबल क्षेत्र और मालवा क्षेत्र, ग्वालियर से लेकर के भिंड, मुरैना, राजगढ़ से होते हुए उज्जैन तक का परिक्षेत्र, और राजस्थान में जो है अलवर से लेकर के कोटा के मार्ग से होते हुए जयपुर तक का परिक्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र की आबादी के पेयजल की व्यवस्था अगले 30 साल तक सुनिश्चित हो सकेगी। 7 लाख एकड़ से ज्यादा में सिंचाई सुनिश्चित हो सकेगी। अनेकों तालाब और छोटे बड़े बांध जो हैं इसके माध्यम से भरे जा सकेंगे, जिसके चलते हुए ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। और मैं अगर जिम्मेदारी से एक सेंटेंस में कहूं तो इन 13 जिलों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली योजना जो है, ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल और पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना का जो इंटीग्रेशन हमने करके दोनों राज्यों के बीच एमओयू कराया, ये होने वाला है। एमओयू पर हस्ताक्षर तो हुए, लेकिन पानी बंटवारे का क्या निर्णय होगा, कितना रेशो रहेगा राजस्थान के पास, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। और सचिन पायलट, पूर्व डिप्टी सीएम, वो पूछ भी रहे हैं सदन में। उन्होंने कहा कि कम से कम आप सदन के पटल पर ये बताएं कि एमओयू के अंदर है क्या, राजस्थान को ये हक का पानी क्या राजस्थान के लोगों को मिलेगा या एमपी को बांट दिया जाएगा ज्यादा? देखिए, क्या ऐसा संभव है कि किसी राज्य के साथ में इस तरह का हो सके? जिस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जाती है, क्या ऐसा संभव है? और दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, दोनों राज्यों के सभी अधिकारी की उपस्थिति में, दोनों राज्यों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और उससे पहले लॉन्ग कोर्स ऑफ डेलिब्रेशंस जो है इंजीनियर्स के लेवल पर हुआ है। सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों ने बीच में बैठ करके बात की, और अभी इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आएगी, आपके सामने होगा कि जो है राजस्थान को राजस्थान के हिस्से का पानी मिल रहा है, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के हिस्से का मिल रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि किसी भी राज्य के साथ में किसी भी तरह का अन्याय इसके माध्यम से नहीं हो सकेगा। लेकिन उतनी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि दोनों राज्यों के इन सूखे प्रदेशों की तकदीर और तस्वीर इसके चलते हुए बदलने वाली है। लेकिन एक तरफ जब मोदी सरकार ये मान करके चल रही है, दोनों राज्यों के बीच में सामंजस्य बना करके इस एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, तो सभी को उम्मीद थी कि इस बजट के अंदर कुछ ईआरसीपी को लेकर के ये बजट का एलोकेशन हो सकेगा, लेकिन उस पर कोई बात नहीं नजर आई। सर देखिए, अभी इसका कैबिनेट अप्रूवल बाकी है। अभी इसकी फाइनल डीपीआर पर दोनों राज्य एक बार फिर बैठ करके अपनी सहमति व्यक्त करेंगे। उस समय एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट फिर होगा, उसके बाद में एक कैबिनेट को जाएगा। कैबिनेट जैसा जो है अपेक्स कमेटी ऑफ इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स जो है, नदियों को जोड़ने की जो प्रतिनिधि संस्था है, उसने इसको नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में जिस तरह से सम्मिलित करके प्रायोरिटी लिंक के रूप में आइडेंटिफाई किया।
प्राथमिकता वाले लिंक के रूप में चिन्हित किया है, इसको कैबिनेट जो है एक प्रोजेक्ट के रूप में अप्रूव करेगी, उसके बाद में इसका बजट का प्रोविजन होगा, पहले कैसे हो सकता है? अच्छा, एक चीज मुझे और लगता है कि अगर ये प्रश्न इसमें कोई माना जा करता रहा है था कि और विपक्ष आपने के लोग करते हैं तो इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बात नहीं हो सकती। जिस तेजी के साथ इस एमओयू को साइन किया गया, दोनों राज्यों के बीच में एआरसीपी पर बात बनी, क्या आपको लग रहा है कि इससे पहले की सरकारों में से सिर्फ इसको असमंजस के घेरे में रखा गया? क्योंकि सरकार बनते ही राजस्थान और मध्य प्रदेश ने मिलकर के जैसा काम किया और जितने तेजी के साथ काम किया, वो बताता है कि बहुत सरल काम था ये। शायद मुझे लगता है कि ये मैंने इसीलिए आपको बात की शुरुआत में ही कहा था कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते हुए 13 जिलों के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के प्यासे कंठों पर राजनीति करने का पाप गहलोत सरकार ने किया था। ये सहमति आज से 5 साल पहले भी बन सकती थी और तब भी बनना संभव थे। बार बार हमने इसको लेकर के मीटिंग्स आयोजित की थी, दिल्ली में मीटिंग आयोजित की, जयपुर में जाकर के सामने जाकर के मीटिंग आयोजित की, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान सरकार का मंत्री और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री कभी उस बैठक में आए नहीं थे और उनकी अनुपस्थिति और सउद्देश्य अनुपस्थिति इस बात का प्रमाण थी कि वो नहीं चाहते थे कि ये परियोजना दिन की रोशनी को देख सके, ये साकार हो सके, और वो इसका राजनीतिक गोटी के रूप में, हथियार के रूप में उपयोग करना चाहते थे और वो उनका हथियार उन्हीं के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयुक्त हुआ। प्रदेश के इस क्षेत्र की जनता ने उनके राजनीतिक कुचेष्टा को समझा और समझ करके उसका दंड भी उनको दिया। ईआरसीपी पर बन रहे इस अच्छे माहौल में क्या लोकसभा चुनाव में एक सुगम परिस्थितियां बीजेपी के लिए बनेगी? देखिए, हर एक विषय को राजनीति के दृष्टिकोण से देखना मुझे लगता है कि न तो उसकी आवश्यकता और न उसकी प्रासंगिकता है। भारतीय जनता पार्टी जब पिछली बार 2018 में हम सरकार से बाहर हो गए थे 18 के चुनाव के बाद, लेकिन 2019 के चुनाव में आप सहित कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि राजस्थान में 25 सीटें लोकसभा में जीती जा सकती हैं। उसके बावजूद भी राजस्थान की जनता ने माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक बार फिर 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था। ये जो है ईआरसीपी एक विषय हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 25 के 25 सीटें जीत करके एक बार फिर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग राजस्थान से प्रशस्त करेगी। मैं पूरे विश्वास के साथ में ये बात कह सकता हूँ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब सदन के भीतर जब बजट पेश किया तो उस दौरान एक लाइन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी फिर से सरकार आएगी और जो पूर्ण बजट है हम पेश करेंगे। बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये अति आत्मविश्वास अच्छा नहीं। देखिए, यह आत्मविश्वास, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, यह आत्मविश्वास निराधार नहीं था। निराधार आत्मविश्वास और बिना किसी धरातल के टिप्पणी करना यह गहलोत सरकार ने किया था। ये वहाँ मध्य प्रदेश में भी कर रहे थे, ये वहाँ छत्तीसगढ़ में भी कर रहे थे। देश की जनता, उन प्रदेशों की जनता ने उनको आईना दिखा दिया। लेकिन जब हमने किया है तब 11 करोड़ गरीब महिलाओं जिन मटका उतरा है, मटका उठाने का बोझ उतरा है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ में। उन 11 करोड़ परिवारों की महिलाओं का, जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा है, जिनको नित्य अपनी गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता था क्योंकि उनके पास शौचालय नहीं था, देश की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करके उनको सम्मान के साथ कर दिया है। उनका आशीर्वाद जब देश की सरकार और नरेंद्र मोदी जी के साथ में हो, उन 4 करोड़ लोग जिनके घर में बिजली नहीं थी, उनके घर बिजली पहुंची है, उनका आशीर्वाद देश की जनता का, ऐसे लोगों का आशीर्वाद मोदी जी के साथ में हो। उन 3 करोड़ लोग जिनका घर बन गया है या बनने वाला है, उनका आशीर्वाद जब जो है माननीय मोदी जी के साथ में हो, देश की सरकार के साथ में हो, तब वो जो आत्मविश्वास जो है वो धरातल विहीन या निराधार नहीं होता, तब वो साधार होता है। और तभी लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के हिम्मत और हौसले के साथ में ये कहा जा सकता है कि हम लौट करके फिर आएंगे। केंद्र सरकार की मंशा तो है सर कि नल से जल पानी पहुंचाया जाए और बड़ी कोशिश भी है, लेकिन राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाला होता है, उसमें प्रमुखता के साथ और सरकार बनते के साथ ही एक्शन हो, इसको लेकर के आपको और इसमें क्या नजर आता है?
तेजी के साथ एक्शन होना चाहिए जो लोग हैं, और कहा जाता है कि जो बड़ी मछलियां हैं वो पर्दे के पीछे हैं अभी भी। देखिए, अभी शुरुआत हुई है, ईडी की कार्रवाई पहले से प्रारंभ हो चुकी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इरादे जो हैं वो स्पष्ट किए हैं। विधानसभा के पटल पर भी उन्होंने इस बात को कहा है, एक भी भ्रष्टाचारी जिसने पानी के पैसे में चोरी की है वो न बचे, हम इसको सुनिश्चित करेंगे। और एक भी घर ऐसा न बचे जिसको पीने का स्वच्छ जल समुचित मात्रा में न मिले, इसको भी सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, हाल ही में सर एक और, क्योंकि राजस्थान से आप आते हैं और राजस्थान में एक बड़ा विवाद हाल ही में हुआ हिजाब को लेकर के, मैं सबसे पहले उस पर एक रिएक्शन आपसे लेना चाहता हूं। उसके बाद में एक सवाल और जोड़ करके, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने हाल ही में कहा कि हम पाठ्यक्रम, मुझे लगता है कि आज हमको सिर्फ बजट के बारे में बात करनी चाहिए। अब इस विषयों पर जो है हम फिर कभी चर्चा करेंगे। हम कभी इतिहास के बारे में भी चर्चा करेंगे, कभी हम और विषयों पर भी चर्चा करेंगे। आज हम अपनी चर्चा को सिर्फ बजट तक रखेंगे तो अनुकूल होगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, इसमें राजस्थान के लिहाज से क्या, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर के सचिन पायलट तक वो ये बार बार पूछ रहे हैं कि इसमें राजस्थान के लिए क्या नजर आया, राजस्थान के लिए जो हमारे सांसद हैं वो क्या लेकर के आए। जब 2 करोड़ नए गरीबों का घर बनाने का संकल्प देश की सरकार व्यक्त करती है, तब क्या देश के उन गरीबों में राजस्थान उस सूची में नहीं होता? जब 3 कॉरिडोर रेलवे के बनाने की बात देश की सरकार करती है, तब क्या उसमें राजस्थान नहीं होता? जब जो है शहर में रहने वाले मध्यम वर्गीय लोगों को घर बनाने की बात करती है, तो क्या देश का मध्यम वर्गीय शहर में रहने वाला जो है वो व्यक्ति राजस्थान में नहीं रहता है? देखने का नजरिया ऐसा है, जो लोग आंख मीच करके बैठे हैं और राजनीतिक उद्देश्य के साथ जिन्होंने आंखें मीच रखी, उनको ये सब कुछ नहीं दिखाई देगा। जब देश की सरकार ने गरीबों के घर बनाए थे, 3 करोड़ गरीबों के घर बने थे, तब क्या राजस्थान में नहीं बने थे? जब हम उज्ज्वला दे रहे थे, तब क्या राजस्थान में 60 लाख महिलाओं को गैस का चूल्हा नहीं मिला था? जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, तब क्या राजस्थान के 75 लाख किसानों को नहीं मिल रही है? जब हम आयुष्मान भारत कर रहे हैं, तब क्या राजस्थान के गरीबों को आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिल रहा है? क्या हम प्रधानमंत्री अन्न योजना जब कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को देश में राशन दे रहे हैं, तो क्या राजस्थान के 1 करोड़ लोगों को नहीं मिल रहा? मुझे लगता है कि केवल अपनी राजनीतिक उद्देश्य के चलते हुए जिन महामहिम डोटासरा साहब का आपने नाम लिया और जिन पायलट साहब का लिया, उन्होंने शायद जानबूझ करके आंखें बंद कर रखी है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। 2047 के विजन को लेकर के भी आपने बात की है, जिसकी नींव इस बजट को आपने बताया, और साथ ही ईआरसीपी के बड़े मसले को लेकर के भी आपने बड़े बेबाकी के साथ बात की है। बहुत शुक्रिया, आपने एनडीटीवी को अपना कीमती समय दिया है। लेकिन बजट से राजस्थान को बहुत कुछ मिला। ये गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, जो कि हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के जो सपने हैं वो पूरा होने की गारंटी है, और इसमें उन्होंने एक बात और भी साफ की है, ये सिर्फ आज का बजट नहीं है, आने वाले अगले 1-2 साल का बजट नहीं है, बल्कि आने वाले 2047 तक का ये विजन है, जिसको आज से ही शुरू किया गया है। और पिछले एक लंबे वक्त से, क्योंकि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट जरूर रहा है, लेकिन अगला पूर्ण बजट भी बीजेपी की सरकार पेश करेगी, क्योंकि उनके कामों के अंदर दम दिखाई देता है, और उसी आधार पर वो विकास की बात कर रहे हैं, और इसी आधार पर वो ये कह रहे हैं कि अगला बजट भी वही पेश करेंगे। राजस्थान के लिहाज से इसमें बहुत कुछ नजर आया है। ईआरसीपी को लेकर के उन्होंने बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले तक सिर्फ राजनीति हुआ करती थी, और अब वो सियासत बीजेपी ने पूरी तरीके से खत्म कर दी है, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच एमओयू साइन हो चुका है, और अब इस पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के हमने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बात की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।